नमस्कार, पीके ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल की वीडियो में हमने पीजीटी ज्योग्राफी चंडीगढ़ का जो है क्वेश्चन पेपर शुरू किया था, जो कि एग्ज़ाम 12 फरवरी 2022 को हुआ है। उस वीडियो में हमने पहले 60 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आगे के 61 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक जो 40 क्वेश्चन बचे हैं, वो आज की वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। How many different types of soils are found in India as per the Indian Council of Agriculture Research? मतलब कि ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR जो है, उसने भारतीय कृषि अनुसंधान जिसको बोलते हैं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में मिट्टियों का कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो अगर हम बात करें ICAR के अकॉर्डिंग, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि वार्म ड्राई विंड्स कमिंग डाउन द ईस्ट स्लोप्स ऑफ रॉकीज आर रेफर्ड टू एज। मतलब रॉकीज के पूर्वी ढलानों से नीचे आने वाली गर्म शुष्क हवाओं को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। देखो, ये लोकल जो विंड्स हैं वो आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगी। हर एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन लोकल विंड से देखने को मिलता है। तो ऐसी विंड जो रॉकीज है, काफ़ी फेमस है। चिनूक जो है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर आपको देखने को मिलती है। ये गर्म है और इसे स्नो ईटर के नाम से भी जानते हैं। तो लोकल विंड्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम को देखते हुए, तो वो आपको एक बार जरूर देख लेना है किसी भी एग्जाम से पहले। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज नोन एज। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने वाला उपकरण खालिस्तान कहलाता है। देखो, बहुत से बच्चे जो हैं इसमें हाइड्रोमीटर लगा करके आए होंगे और काफ़ी कन्फ्यूजन थी इसमें लोगों को, क्योंकि हाइग्रो जो यहाँ पर अगर डी की जगह जी होता, हाइग्रोमीटर जो है उसका भी इस्तेमाल आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें आर्द्रता को मापने के लिए, जो सबसे पहला जो उपकरण बनाया गया था उसको हम साइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं। साइक्रोमीटर से जो है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एंड ड्रॉप्स डाउन टू द -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। तो जब आप वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे नीचे आपका ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फियर है और 50 से 80 किलोमीटर तक आपका मेजोस्फियर है। सौरमंडल में या ट्रोपोस्फियर में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, समताप मंडल में तापमान बढ़ता है और मेजोस्फियर में जाकर के फिर से तापमान जो है ऊंचाई के साथ घटता है। तो इस हिसाब से देखें तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है, ऐसा तापमान बोला गया है इसमें। तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई देख करके डायरेक्ट जो है आप आंसर कर सकते हैं कि ये होगा मेजोस्फियर या मेजोस्फियर। आंसर की में इसका आंसर सौरमंडल दिया गया है, जो कि गलत है। आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका मेजोस्फियर। अगले क्वेश्चन की बात करें, हायर लेटीट्यूड्स आर नॉट परमानेंटली फ्रोजन बिकॉज ऑफ। यानी कि अगर हम देखें अर्थ पर, तो अगर भूमध्य रेखा है और ये जो इलाके हैं ऊपर के, ये आपके हायर एल्टीट्यूड के नाम से या उच्च अक्षांश के रूप में जाने जाते हैं। ये कहता है कि ये जो उच्च अक्षांश के जो इलाके हैं ये पूर्ण रूप से बर्फ से जमे हुए नहीं रहते पूरा साल। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? क्या गर्म एवं ठंडी जलधाराएं हैं उनकी उपस्थिति की वजह से, या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस हीट एनर्जी पोलवार्ड्स फ्रॉम ट्रॉपिकल्स, वेरी लेस इंसुलेशन, या लोकल एस्पेक्ट्स। हिंदी में बात करें, गर्म एवं ठंडी धाराओं की उपस्थिति, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से अधिशेष उष्मा ऊर्जा, ध्रुव वाड़ों का पुनर्वितरण, या बहुत कम सूर्यातप, या स्थानीय पहलू। क्या कारण है? तो अगर आपने हीट बजट को अच्छे से पढ़ा है तो हीट बजट में हम एक चीज देखते हैं कि भूमध्य रेखा से अगर हम देखें तो 38 डिग्री नॉर्थ और 38 डिग्री साउथ, यानी कि
लगभग 40 डिग्री तक, मान लो 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ तक का इलाका जो है वो सरप्लस का इलाका है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का अधिशेष का इलाका है, यानी कि यहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा होता है और यहाँ से जो पार्थिव किरणें जाती हैं उनसे ऊर्जा की खपत जो है वो कम होती है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो बचती है। ये एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है कहाँ, पोलर रीजन्स की तरफ, जिसकी वजह से पोलर रीजन्स के काफ़ी इलाकों में लगातार पूरे साल बर्फ नहीं जमी रहती। तो बी जो है इसका राइट आंसर होगा, उष्णकटिबंधीय अधिशेष ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा ध्रुवों का पुनर्वितरण। इंग्लिश में बात करें तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस हीट एनर्जी पोलवार्ड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स। अगले क्वेश्चन की बात करें, एंटी साइक्लोन्स आर सो कॉल्ड बिकॉज, प्रति चक्रवात इसलिए कहा जाता है क्योंकि, देखिए दो तरह की वायु प्रणाली देखने को मिलती है, एक होती है आपकी साइक्लोन और एक होती है आपकी एंटी साइक्लोन। तो ये कह रहा है, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रति चक्रवात को प्रति चक्रवात क्यों कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, वे वायु के विचलन और बहिर्वाह की प्रणालियां हैं, उनके पास कोई दबाव प्रवणता नहीं होती है, ये चक्रवातों के विपरीत दिशा में चलते हैं, ये चक्रवातीय स्थितियों को नष्ट कर देते हैं। इंग्लिश में देखें, दे आर सिस्टम्स ऑफ डाइवर्जेंस एंड आउटफ्लो ऑफ एयर, दे हैव नो प्रेशर ग्रेडियंट, दे मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द साइक्लोन, दे डिस्ट्रॉय द साइक्लोनिक कंडीशंस। देखिए कोई भी चीज़ है, अगर हम उसके विपरीत काम करते हैं, विपरीत जब उसके चलते हैं तो उसको हम एंटी बोलते हैं, है ना। अगर कोई विचारधारा किसी टाइम पर काम करती है और अगर हम कहें अगर कोई व्यक्ति उसके विपरीत विचार रखता है तो उसको बोलते हैं कि ये एंटी है, ये इस विचारधारा के एंटी है ना। बार बार आजकल आपको मीडिया में सुनना पड़ता, देखते होगे आप लोग कि एंटी नेशनल, काफ़ी चीज़ें आपको एंटी किसी भी विचारधारा के प्रति एंटी एंटी या फिर प्रो एंटी। प्रो होता है उस विचारधारा के साथ काम करना, एंटी होता है उसके विपरीत। तो साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स को एंटी साइक्लोन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे चक्रवातों के विपरीत दिशा में चलते हैं। आपने साइक्लोन का जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके बारे में आपने आराम से देखा होगा कि जिस दिशा में साइक्लोन्स चलते हैं, एंटी साइक्लोन उसकी विपरीत दिशा में चलते हैं। इसके अलावा साइक्लोन के अंदर जो विंड की डायरेक्शन होती है, एंटी साइक्लोन में उसके विपरीत विंड की डायरेक्शन होती है, इस कारण इसको एंटी साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दबाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन सा एक कथन सही है। ऑप्शन दिए गए हैं, द एयर एट द सरफेस इज डेंसर एंड हेंस आर हैज लोअर प्रेशर, सतह पर हवा सघन है इसलिए दबाव कम है। बिल्कुल गलत बात है, अगर दबाव कम होगा, अगर हवा जो है वो सघन होगी तो वायुदाब भी जो है वो अधिक होगा, तो ये पहला गलत है। वायुदाब घनत्व के साथ साथ तापमान के साथ समानुपाती है। क्या वायुदाब का जो घनत्व है जब वायुदाब बढ़ता है तो घनत्व बढ़ता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर वायु का तापमान बढ़ता है तो आपका घनत्व जो है या वायुदाब जो है वो हमेशा कम होता है, वो उसके समानुपाती नहीं है। तो बी जो है वो भी गलत है, मतलब फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है, तो इस हिसाब से डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। न तो एक सही है और न ही दो सही है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वो आइडेंटिफाइड ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। देखिए वेजिटेशन एंड क्लाइमेट के बीच में क्लोज रिलेशनशिप किसने बताया है। ऑप्शन है कोपेन होयल, हेनरी हेस या हर्बर्टसन। अगर हिंदी में बात करें, वनस्पति वितरण और जलवायु के बीच में घनिष्ठ संबंध की पहचान किसने की है, तो हमें पता है कि सबसे पहले जो आपका जलवायु का वर्गीकरण किया गया था 1900 में, वो कोपेन के द्वारा किया गया था, और कोपेन ने ही जलवायु का जो वर्गीकरण किया था वो वनस्पति के वितरण के आधार पर किया था, कि एक विशेष प्रकार का वनस्पति का वितरण जो है विशेष प्रकार की जलवायु में देखने को मिलता है, उसी के आधार पर कोपेन ने जलवायु का क्लासिफिकेशन किया था। तो कोपेन जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग।
इनमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है, वाटर वेपर्स भी है और N2O भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आपकी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द ग्लोबल एमिशन ऑफ फॉलोइंग प्राइमरी पोल्यूटेंट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर मैक्सिमम इन केस ऑफ विच गैस? प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित प्राथमिक प्रदूषकों का उत्सर्जन, वैश्विक उत्सर्जन किस गैस के मामले में अधिक है? आपको ये बताना है कि जब हम प्राथमिक प्रदूषकों का ये बताना है कि कौन सी गैस का उत्सर्जन जो है वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर होगा। आपको पता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो भी है, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, इन सब को जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलती है, तो उसका उत्सर्जन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्लेट बाउंड्रीज इज मोर लाइकली टू हैव इग्नियस रॉक फॉर्मिंग। आपको ये बताना है कि कौन सी प्लेट की बाउंड्रीज जो है उनके किनारे पर आपको इग्नियस रॉक्स देखने को मिलेंगी। इग्नियस होता है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों का मतलब है कि जिनका विकास जो है या जिनकी उत्पत्ति जो है मैग्मा से होती है। मैग्मा जो बाहर निकल के लावा बनता है उससे उसकी उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन एक है डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव, ऑप्शन बी है कंस्ट्रक्टिव एंड कंजर्वेटिव, ऑप्शन सी है कंजर्वेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव और डी है ऑल टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। देखिए ए जो है इसका राइट आंसर होगा विनाशात्मक एवं रचनात्मक किनारे। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। जहाँ पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है उसे सबडक्शन बोलते हैं, और जहाँ सबडक्शन होगा वहाँ दो तरह की संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी। या तो आपको ट्रेंचेस देखने को मिलेगी जैसे मैरियाना ट्रेंच है, या फिर आपको द्वीपीय चाप देखने को मिलेगी। और ऐसी जगह पर आपको जो उत्पत्ति है वहाँ पर उन किनारों को हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज बोलते हैं, और वहाँ पर आपको आग्नेय चट्टानें देखने को मिल सकती है। दूसरा कंस्ट्रक्टिव, यानी कि जहाँ पर डाइवर्जन हो रहा है दो प्लेटों के बीच में, जैसे मध्य महासागरीय कटक, तो वहाँ पर क्या होगा कि मैग्मा बाहर आएगा और कटक बनेगी। तो सारी कटक जहाँ जहाँ भी मध्य महासागरीय कटक होगी वो आपकी कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज के ऊपर होगी और वो आपकी आग्नेय चट्टानों से बनी होगी। जैसे बात करें हम मध्य अटलांटिक कटक की, जो कि काफी फेमस है। तो ए जो है विनाशात्मक एवं रचनात्मक किनारा, इसका राइट आंसर होगा। द कोर ऑफ ग्रेटर हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ। हिमालय का कोर खालिस्तान से बना है। हिमालय का कोर जो है किससे बना है? स्लेट से, सैंडस्टोन से, लाइमस्टोन से या ग्रेनाइट से? तो हिमालय का जो कोर है वो आपका ग्रेनाइट का बना हुआ है, ग्रेनाइट एवं नीस का बना हुआ है, और काफी बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेदरिंग इज फॉल्स। आपको ये बताना है कि अपक्षय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नंबर एक, विभिन्न संरचनाओं की चट्टानों का अपक्षय अलग अलग दरों से होता है। बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है, ये सही है। गर्मी और भारी वर्षा से रासायनिक अपक्षय की दर बढ़ती है, ये भी बिल्कुल सही है। मिट्टी की उपस्थिति अंतर्निहित आधारशिला के अपक्षय को धीमा कर देती है। हाँ, अगर किसी चट्टान के ऊपर कोई मिट्टी अगर बिछी हुई है तो वो उसकी वेदरिंग को कम कर देगी, सही बात है। और जितनी अधिक देर तक चट्टान खुली सतह पर रहेगी वह उतनी ही अधिक अपक्षय होगी, ये भी सही बात है। तो अगर हम देखें तो ये चारों के चारों बात सही है, इनमें से कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आंसर की में बी आंसर इसके लिए माना गया है, और बी तो आंसर किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि केमिकल वेदरिंग जो है वो खास तौर पर उष्ण एवं आर्द्र कटिबंधीय इलाकों में ज़्यादा होती है।
तो इसलिए इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। अगला, द कैटल लाइक स्मॉल डिप्रेशंस इन द रॉकी बेड्स ऑफ रिवर वैली आर कॉल्ड। नदी घाटी के चट्टानी तलों में केतली जैसे छोटे छोटे गड्ढों को क्या कहा जाता है? तो नदी की जो घाटी होती है उसमें जो केतली के जैसे छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं, जैसे ये अगर नदी की घाटी है और यहाँ एक गड्ढा आ जाता है और ऐसे, तो पानी जो है वो यहाँ से उछल के चलता है और ऐसे गड्ढों को हम बोलते हैं जलज ग्रेतिका। पोट होल्स के नाम से इन गड्ढों को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक वाटर सैचुरेटेड सैंड कैन बिहेव लाइक ए लिक्विड ए प्रोसेस कॉल्ड। यानी कि भूकंप के दौरान जल संतृप्त रेत तरल की तरह व्यवहार करती है, इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इस प्रक्रिया को यहाँ पर हम द्रवीकरण के नाम से जानते हैं। घोलीकरण जो है वो आपका रासायनिक अपरदन में देखने को मिलता है या अपक्षय में देखने को मिलता है। मृदा संपन जो है वो आपका लैंडस्लाइड जो जिसको हम मास मूवमेंट है वहाँ देखने को मिलता है। कॉन्जेलीफलक्शन जो है वो पेरीग्लेशियल जो हम कहें जिसको परिहिमानी जो सत्लाकृतियाँ हैं या प्रोसेस है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोप्स इज लीस्ट सुटेबल। निम्नलिखित में से कौन सी ढलान सबसे कम स्थिर है? आपको यह बताना है कि कौन सी ढलान सबसे कम स्थिर है। यानी कि मान लो कि ये कोई पहाड़ी स्लोप है, ये पहाड़ है, ये घाटी बनेगी और इसमें कौन से प्रकार की अगर चट्टानें हो, कौन सी संरचना अगर होगी तो वो सबसे पहले गिरेगी। एक ढलान जहां तलछटी परतें क्षैतिज हैं, ए स्लोप वेयर द सेडिमेंट्री लेयर्स आर हॉरिजॉन्टल। यानी कि अगर चट्टानें कुछ इस तरीके से हो तो क्या वो कम स्टेबल होंगी या अधिक होंगी? वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि अगर ये ऊपर से गिरना चाहेंगी तो ये यहाँ पर आकर के रुकना की कोशिश करेंगी, फिर ये चट्टानें जो है आगे की तरफ नहीं खिसक पाएंगी। अगला जो है, एक ढलान जहाँ तलछटी परतें ढलान के लंबवत है। ढलान के लंबवत का यहाँ पर मतलब ये है कि ढलान जो है अगर इस तरीके से है तो इसके लंबवत कुछ इस तरीके से, तो इस प्रकार की चट्टानें जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी नहीं गिर पाती हैं। अगला जो है, इन सभी ढलानों में समान स्थिरता है। यानी कि अगर सभी ढलानों में समान स्थिरता है तो फिर वो भी स्टेबल होगी। अगला ये बोलता है कि एक ढलान जहाँ तलछटी परतें ढलान के समांतर झुकती हैं। समांतर झुकने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर ये कोई ढलान है तो इसकी जो परतें हैं वो इसके समांतर कुछ इस तरीके से हैं। तो क्या होगा, अगर लैंडस्लाइड होने लगा तो ये जो पूरी परत है जब गिरने लगेगी तो एकदम से पूरी की पूरी खिसक जाएगी, इसकी सपोर्ट के लिए कोई दूसरी संरचना नहीं होगी। तो इस प्रकार के जो स्लोप होंगे वो आपके सबसे कम स्टेबल होंगे या फिर लीस्ट स्टेबल होंगे। तो इस प्रकार डी ऑप्शन, एक ढलान जहां तलछटी परतें ढलान के समांतर झुकती हैं, वो आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन ए बोल्डर थंबल्स डाउन ए हिल स्लोप इट्स ए गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ लैंडस्लाइड। यानी कि जब एक बड़ा बोल्डर जो है किसी पहाड़ी ढलान से नीचे की तरफ गिरता है तो वो किस प्रकार के भूस्खलन का एक अच्छा उदाहरण होगा। तो ये जो है आपका रॉकफॉल या फिर फॉल, अथवा इसको हम टोपल स्लाइड के नाम से जानते हैं। आपका जो पूरा का पूरा जब एक कोई चट्टान का टुकड़ा जो है नीचे की तरफ खिसकता है तो उसको हम फॉल बोलते हैं या उसको टोपल स्लाइड के नाम से जानते हैं। तो डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन sediment is deposited in the large cone shaped deposit at mountains fronts। यानी कि जब नदी जो है किसी पहाड़ी इलाके से एकदम से प्लेन इलाके में आती है तो ये कहता है कि वहां आकर
जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है, कुछ इस तरीके की संरचना का निर्माण करती है नदी। ऐसा क्यों होता है? पर्वतीय अग्रभाग पर शंकु के आकार के बड़े निक्षेपों में तलछट जमा होने का प्राथमिक कारण क्या है? क्यों यहाँ पर तलछट का निक्षेप होता है? नंबर 1 है पर्वतीय मोर्चे पर धारा घाटियां अचानक चौड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ घाटियां चौड़ी हो जाती है, इस कारण से अधिक जमाव होता है या शंकु बनता है। पर्वतीय मोर्चे पर धारा घाटियां अचानक संकीर्ण हो जाती हैं। क्या घाटियां वहां जाके एकदम से पतली हो जाती हैं? पहाड़ी मोर्चे पर धारा घाटियां अधिक चौड़ी हो जाती है। क्या वहां पर धारा घाटियां जो है वो अधिक चौड़ी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ाई उनकी बढ़ जाती है? या फिर यहाँ ये अधिक चौड़ी इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे मच स्टीपर, क्या यहाँ ढलान बहुत तेजी से बढ़ जाता है? या अंतिम पर्वतीय मोर्चे पर धारा घाटियां कम खड़ी हो जाती है या फिर वहां पर ढलान जो है वो एकदम से कम हो जाता है? तो चूंकि नदियां जो है पहाड़ों से जब चलती है तो उनकी घाटी एक तो पतली होती है, सही बात है, और जैसे ही वो प्लेन भाग में आती है तो अपना पूरा का पूरा डिपॉजिट वहां पर कर देती हैं, बहुत सारा डिपॉजिट वहां पर कर देती है और वहां पर एलुवियल फैंस और कोन्स का निर्माण करती है। अब ये पूछा गया है कि ये कोन क्यों बनते हैं? बेसिकली जो नदी है ये डिपॉजिट अपना इसलिए करती है क्योंकि उस प्लेन भाग में आने के तुरंत बाद उसके ढलान में एकदम से बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर आपके ये कोन शेप आपको देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए, लेकिन आंसर की में इसके लिए ए दिया गया है जो कि गलत है, क्योंकि घाटियां चौड़ी होंगी, बिल्कुल चौड़ी होंगी, ठीक है, लेकिन ढलान में अगर कमी ना हो तो कॉन्सेप्ट जो डिपॉजिट है वो नहीं हो पाएंगे, जिस वजह से मुझे लगता है कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द रिसेंट आइस एजेस ओक्योर ड्यूरिंग द खालिस्तानी पोच, यानी कि हाल का जो हिमकाल हुआ है वो किस युग के दौरान हुआ है? प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन, पर्मियन या पेलियोजोइक? हमने बार बार पढ़ा है कि लास्ट जो हिमकाल हुआ है वो प्लिस्टोसिन हिमकाल के रूप में हुआ है, जो 4 हिम जो आपको हिम चादर के रूप में देखने को मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में और आपके यूरोपियन में। खास तौर पर ये आपका जो अंतिम हिमकाल जो हुआ है वो उत्तरी गोलार्ध में हुआ है, प्लिस्टोसिन काल में। अगले क्वेश्चन की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी सही है। Shallow water when it is less than the height of the waves checks their forward movement. The crests curl over and break into the shores in a mass of foam as breakers. निम्नलिखित में से विचार करें कौन सा या कौन से कथन सही हैं, आपको ये बताना है। उथला पानी जब लहरों की ऊंचाई से कम होता है तो उसकी आगे की गति को रोक देता है, सीखाएं मुड़ जाती हैं और ब्रेकर के रूप में फोम के द्रव्यमान में तटों में टूट जाती है। देखो मान लो ये लैंड और ये आपका सी है और ये आपकी लैंड है, तो ये आपका होगा बीच या तट होगा। जब वेव्स चलती हुई तट की तरफ जाती हैं तो तट के किनारे पर पानी की जो गहराई है वो कम हो जाती है, जिसको हम उथला पानी बोलते हैं। और अगर उस पानी की गहराई से वेव्स की ऊंचाई अधिक है तो क्या होगा कि वेव्स का जो मूवमेंट है वो पूरा नहीं हो पाएगा और वो वेव्स जो है वो टूट करके आपको झाग की तरह आगे जाती हुई दिखाई देगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन में बोलता है कि वह पानी जो अंततः समुद्र तट की ओर बढ़ता है और भूमि पर चट्टानी मलबे को गिराता है, सवास कहलाते। तो ये जो चट्टान, ये जो आपकी वेव्स जो है टूट चुकी है, जो ब्रेकर है टूट गया है और उसके बाद भी आगे की तरफ बढ़ता है, मलबे को साथ लेकर के जाता है, उसको हम सवास नाम से जानते हैं। ये बात भी बिल्कुल इनकी ठीक है, क्योंकि ब्रेकर जब टूट करके जब वेव्स जो है वो आगे की तरफ मूवमेंट करती है तट की तरफ, तो उसको हम सवास बोलते हैं। उसके बाद ये बोलता है कि पानी वापस खींच लिया जाता है और उसे बैकवाश के रूप में जाना जाता है। तो ये जो सवास के रूप में पानी गया है तो वो उसी के नीचे के से मूवमेंट होती है पानी की विपरीत दिशा में,
और वो वापस आ जाता है, इसको हम बैकवाश कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो तीनों की तीनों बात सही है, सभी सही है, तो डी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू रॉक पार्टिकल्स मूव ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ पी वेव्स थ्रू द रॉक। कि चट्टान से पी तरंग के गुजरने के दौरान चट्टान के कण कैसे गति करते हैं। यानी कि जब अर्थक्वेक आता है तो पी वेव्स जब चलती हैं, मूवमेंट करती हैं, तो चट्टान के कण किस प्रकार से मूवमेंट करेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे पी वेव्स जब चलती हैं तो कुछ इस प्रकार से चलती हैं, इनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी बोलते हैं। एस वेव्स जो है वो कुछ उनके कणों की गति जो है कुछ इस तरीके से होती है, यानी कि अगर वेव्स उस तरीके से जा रही है तो उसके पार्टिकल जो हैं उसके 90 डिग्री पर इस तरीके से लंबवत दिशा में गति करते हैं, तो इसलिए इनको ट्रांसवर्स बोलते हैं, इनको लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। तो अगर इस तरीके से देखें तो क्या लंबवत होंगे? नहीं, लंबवत एस वेव्स में होते हैं। ये तरंग दिशा यात्रा की दिशा में के समांतर होंगे, समांतर एवं आगे पीछे होंगे। हाँ, ऐसे मूवमेंट करेंगे तो बिल्कुल समांतर एवं आगे पीछे होंगे। तरंग यात्रा की दिशा में समांतर और लंबवत दोनों होंगे, दोनों तो कभी नहीं हो सकते। कण गति नहीं करते, केवल कंपन करते हैं, ये भी गलत बात है। तो बी जो है तरंग के समांतर दिशा में आगे पीछे होंगे, ये बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इफ यू आर फ्लाइंग इन एन एरोप्लेन एंड यू लुक डाउन एट द लैंडस्केप, यू आर सीइंग खालिस्तान डैश व्यू ऑफ द अर्थ, मैप, क्रॉस सेक्शनल, लेटरल, हॉरिजेंटल। ये कहता है कि यदि आप हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, आप नीचे का दृश्य देखते हैं तो आप पृथ्वी का खालिस्तान दृश्य देखते हैं। क्या मानचित्र देखते हैं? नहीं। क्रॉस सेक्शनल देखते, क्या हमने उसको काट दिया है बीचों बीच? नहीं। क्या उसका पार्श्व या एक किनारा देखते हैं? नहीं। हम उसके ऊपर जो उसका क्षैतिज है उसको पूरी तरीके से देख पाते हैं, तो इसके हम हॉरिजेंटल व्यू को हम देखते हैं। तो डी जो है हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज व्यू, वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यूरोप अफ्रीका अमेरिका, देयर इज पॉसिबिलिटीज सॉरी देयर इज पॉसिबिलिटीज दैट यूरोप अफ्रीका अमेरिका हैव बीन लोकेटेड साइड बाय साइड, हु वाज द फर्स्ट टू कंसिडर दिस। ऐसी संभावना कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका अगल बगल स्थित हैं, इस पर विचार करने वाला पहला व्यक्ति कौन है। देखो, ये देखते ही आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये महाद्वीपीय विस्थापन का जो चैप्टर है वहां से संबंधित है। तो ऐसा विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, आपको ये बताना था कि कौन, किसने सबसे पहले सोचा था या विचार किया था कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका जो है वो कभी अगल बगल स्थित रहे होंगे। तो ऐसा जो विचार है वो अब्राहम अर्टेलियस ने 1556 में दिया था, जो कि प्रथम विचार के रूप में था। अगर हम बात करें अल्फ्रेड वेगनर ने तो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो दिया था 1912 में। इससे पहले 1910 में टेलर ने जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की हाइपोथेसिस भी दी थी। तो सबसे पहले जो विचार दिया था वो था आपका अब्राहम अर्टेलियस का। तो ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न कथनों में से कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। यहाँ लिखा है कि भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर घुमावदार पथों का अनुसरण करती हैं। बिल्कुल सही बात है। जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थ के अंदर कुछ इस तरीके से वेव्स जो है वो मूवमेंट करती हैं, घुमावदार पथों का अनुसरण करती है। बिल्कुल सही बात है, ए जो है वो बिल्कुल सही है। बी में लिखा है कि पी का छाया क्षेत्र एस के छाया क्षेत्र से बड़ा होता है। देख लेते हैं। हमें पता है कि भूकंपीय शैडो जोन जो है, यहाँ पे शैडो जोन की बात हुई है, पी का शैडो जोन जो है इज लार्जर देन द एस वेव्स। अगर हम कहें कि कुछ इस तरीके से
अगर यहाँ भूकंप आया होगा तो 103 डिग्री का और 103 से 143 डिग्री के बीच में जो है पी वेव्स के लिए शैडो जोन होता है, लेकिन एस वेव्स जो हैं 103 डिग्री के बाद में आगे के इलाके में नहीं जा सकती हैं। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ तो दोनों आपकी वेव्स जा सकती हैं, और ये जो ये वाला इलाका बचता है, ये वाला, यहाँ केवल पी वेव्स जा सकती हैं, यहाँ एस वेव्स नहीं जा सकती हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक एस वेव्स नहीं जा सकती हैं और पी वेव्स यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकती हैं। तो किसका एरिया बड़ा हुआ? एस वेव्स का बड़ा हुआ। और यहाँ कहा गया है कि पी तरंग छाया क्षेत्र एस तरंग छाया क्षेत्र से बड़ा है, तो यही गलत है। और हमसे पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो यही गलत है, तो बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ड्राइव्स प्लेट टेक्टोनिक्स? प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे संचालित होता है? थर्मल कंडक्शन, थर्मल कन्वेक्शन, सोलर एनर्जी या फिर थर्मल एडवेक्शन? तो जब प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्लेटों के चलने के लिए जो बल मिलता है, बताया गया है कि वो तापीय संवहन की वजह से, थर्मल कन्वेक्शन की वजह से, जो अर्थ है उसके नीचे जो मैग्मा है वहाँ से कन्वेंशनल तरंगे जो है वो ऊपर उठती हैं, जिनकी वजह से प्लेटों का मूवमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हम थर्मल कन्वेक्शन। तो सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टार्न? टार्न क्या है? क्या ये क्रेटर लेक है, फ्लूवियल लेक है, टेक्टोनिक लेक है या ग्लेशियल लेक है? देखिए, टार्न जो है, आपने जब ग्लेशियल टोपोग्राफी या फिर ग्लेशियल लैंडस्केप्स के बारे में जब पढ़ा होगा तो आपने टार्न या हिमानी झील के बारे में जरूर सुना होगा। आपने पढ़ा होगा कि जब सर्क के पास की जो जो आपकी आराम कुर्सी की तरह जो जगह बनती है, जब उसकी बर्फ पिघल करके वहां पर पानी जमा हो जाता है तो उसको टार्न लेक के नाम से जानते हैं। द लिथोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली खालिस्तान किलोमीटर्स थिक। तो बड़ा सिंपल है, स्थलमंडल लगभग कितना किलोमीटर है? आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, स्थलमंडल लगभग 100 किलोमीटर है। बी जो है आपका राइट आंसर होगा। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। जापान हैज मोर एक्टिव वोल्केनोज देन इन फिलीपींस। जापान में फिलीपींस की तुलना में अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही कथन है ये। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इंक्लूड्स मोर देन 2/3 ऑफ द वर्ल्ड वोल्केनोज। देखिए, जो पैसिफिक सी है, जो आपका पैसिफिक ओशियन है, उसके चारों तरफ आपका वोल्केनो और आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। वोल्केनोज लगभग दुनिया के 70% वोल्केनो से ज़्यादा आपको यहीं देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट अगर आपकी ठीक है तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर होगा आपका सी, यानी कि दोनों। When the molten lava or magma cools down, its molecules get arranged uniformly and get solidified, which is known as। कि जब पिघला हुआ लावा या मैग्मा ठंडा हो जाता है तो उसके अणु जो है समान रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? देखिए, इस प्रकार के जो आपको क्रिस्टलाइन, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टलीकरण। और आप देखोगे कि जो जो आपकी आग्नेय चट्टानें हैं उनमें आपको इस प्रकार की क्रिस्टलीय चट्टानें जो हैं, आपको क्रिस्टल्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि वो मैग्मा के ठंडे होते समय बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्रेफाइट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? यहाँ आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस स्टेट में ग्रेफाइट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो ग्रेफाइट जो है आपका ओडिशा एवं तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। देखिए, जो मिनरल्स के जो चैप्टर हैं, मिनरल्स की जो लोकेशन है, वो आपसे हर एग्जाम में 1 या 2 मिनरल्स के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो आप जो मिनरल्स की टेबल है, कहाँ कहाँ कौन कौन से मिनरल वैश्विक स्तर पर और भारतीय स्तर पर पाए जाते हैं, एक बार उसको जरूर देख लें। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रावायलेट रेज इज मोर डेंजरस?
ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन आया था, इसमें तुक्का जो है वो काम करेगा, या आप इसको छोड़ भी सकते थे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। तो यूवीसी जो है इसका आंसर दिया गया है, और मैं मानता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बाउंसर्स होते हैं, वो केवल और केवल आपका दिमाग जो है वो पेपर में खराब करने के लिए दिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना बेहतर है। विच टू सीज आर कनेक्टेड विद सुएज कैनाल, बड़ा ही आसान क्वेश्चन 12th क्लास की एनसीईआरटी से, कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। और सुएज नहर जो है हम देखते हैं कि सुएज नहर को मिस्र, ऐसा बोला जाता है कि मिस्र को सुएज की देन, ऐसा बोलते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर ये एशिया इधर आपका ये कुछ इस तरीके से, यहाँ आपका यूरोप है, ये आपका एशिया अरब का पठार है, ये आपका अफ्रीका है, और यहाँ पर बनाई गई है सुएज नहर। और ये सुएज नहर जो बनाई गई है, यहाँ आपका लाल सागर है, ये आपका भूमध्य सागर है। तो आपकी सुएज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग स्लोप। आपको ये बताना है कि तट से किस तरीके से स्लोप जो है समुद्र की गहराई में बढ़ता है, उसका सीक्वेंस जो है यहाँ पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम बढ़ती हुई ढलान को दर्शाता है? तट जो है उसका ढलान सबसे कम होता है, उसके बाद महाद्वीपीय शेल, उसके बाद महाद्वीपीय ढलान। तो ए ऑप्शन में ही आपका सही आंसर दिया गया है, बाकी भी देख लेते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ, ढलान या तट, महाद्वीपीय ढलान, महाद्वीपीय शेल्फ और तट, महाद्वीपीय शेल्फ, तट, महाद्वीपीय ढलान। ये जो है आपका राइट आंसर होगा तट, उसके बाद महाद्वीपीय शेल्फ, उसके बाद आपका महाद्वीपीय ढलान। At what plate boundary setting at what plate boundary setting is the ocean floor deepest? आपसे ये पूछा गया है कि किस प्लेट सीमा निर्धारण पर समुद्र तल सबसे गहरा होता है। ऑप्शन में दिया गया है डाइवर्जेंट, सबडक्शन, कंटिनेंट कंटिनेंट कोलिजन, ट्रांसफॉर्म। अपसारी, सबडक्शन, महाद्वीप महाद्वीप टकराव या ट्रांसफॉर्म। देखिए, जो आपका प्रशांत महासागर का जो इलाका है एशिया के पूर्वी भाग पे, जहाँ पर आपका प्रशांत प्लेट जो है वो एशियन प्लेट के नीचे जो है सबडक्ट करती है, वहीं पर आपको दुनिया की सबसे गहरी गर्तें देखने को मिलेगी, जिनमें से एक है आपकी मेरियाना गर्त। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो सबसे गहरा हिस्सा कौन सा हुआ जहां पर सबडक्शन हुआ, तो सबडक्शन यानी कि बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। राइट आंसर होगा आपका बी, सबडक्शन। लार्ज फैन शेप्ड deposit of fine-grained sediments that accumulate on the continental rise called। महाद्वीपीय उभार पर जमा होने वाले महीन दाने वाले तलछट के बड़े पंखे के आकार के भंडार को किस नाम से, खालिस्तान के नाम से जाना जाता है? पनडुब्बी पंखे, परवाल द्वीप, जलोढ़ पंखे, स्पिट्स। देखिए, स्पिट्स जो है वो लेयर्स, आपकी जो वेव्स हैं उनसे बनने वाली एक लैंडस्केप है। जलोढ़ पंखे जो है वो नदी के द्वारा बनते हैं। परवाल द्वीप जो है वो मूंगा की चट्टानों के डिपॉजिट से बनते हैं। तो ए जो है आपका बचता है। देखिए, ये असल में ये आपकी तलछट जो है वो सेडिमेंट जब कॉन्टिनेंटल राइज यानी कि जिसको हम महाद्वीपीय उभार बोलते हैं, उस पर जब डिपॉजिट होते हैं तो उसको हम बोलेंगे पनडुब्बी पंखे, यानी कि पानी के नीचे बनने वाले पंखे। जलोढ़ पंख की तरह ही वो बनते हैं, लेकिन वो पानी के नीचे बनते हैं, इसलिए इसको पनडुब्बी पंख के नाम से जाना जाता है। अगला है पेलेजिक सेडिमेंट्स कंसिस्ट्स ऑफ। पेलेजिक तलछट खालिस्तान से बने होते हैं। रेडिश ब्राउन क्ले ड्राइव्ड फ्रॉम कंटिनेंट्स, बिल्कुल सही है। लाल मृत्तिका सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है आपको। उसके बाद फोरामिनिफेरस ऊज, फोरेमिनेरस पूज, और जिसको हम चूना प्रधान पंख बोलते हैं। अगला आपका सिलिका प्रधान पंख है। तो ये तीनों ही अगर हम देखें तो पेलेजिक जो आपके तलछट हैं
निक्षेप हैं उनके एग्जाम्पल है, तो राइट आंसर आपका होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है द सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर इज कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ साल्ट डिजोल्व इन डैश ग्राम ऑफ सी वाटर। समुद्र के पानी की लवणता की गणना खालिस्तान ग्राम समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा के रूप में किया जाता है। देखिए ये डेंसिटी है, ये सैलिनिटी है, सैलिनिटी जो है उसको ग्राम प्रति पर 1000 ग्राम यानी कि वॉल्यूम के रूप में जब इसको देखते हैं, जब इसको वेट के रूप में देखते हैं तो 1 केजी में कितने ग्राम यानी कि 1000 ग्राम में कितना नमक आपको देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं 1000 पानी की जो मात्रा है उसमें कितने ग्राम नमक होता है उसको हम बोलते हैं सैलिनिटी। तो सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्टली रिलेट्स टू द वेलोसिटी वेवलेंथ एंड टाइम। इनमें से तरंग दैर्ध्य के ऊपर क्वेश्चन है कि वेव्स जब चलती हैं तो वेव्स के बारे में बताना है आपको कि कौन सा सही है। तो जो वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो आपकी वेवलेंथ को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो आपकी वेलोसिटी जो है निकल आती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेलोसिटी आपकी कम होगी, और अगर आपकी वेवलेंथ कम है, अगर यहाँ पर अगर हम कहें कि आपकी वेलोसिटी, अगर आपका टाइम जो है वो ज़्यादा दिया होगा किसी भी वेवलेंथ के लिए तो आपकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, और अगर आपकी वेवलेंथ जो है अधिक है तो आपकी टाइम जो है वो आपकी वेलोसिटी जो है वो अधिक हो जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के, और टाइम के जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सी लेवल चेंजेस बाय जियोलॉजिकल स्टडीज ऑफ। अगर ये यहाँ पूछा गया कि खालिस्तान के भूवैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा समुद्र स्तर को मापा जाता है कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समुद्र तल का जो समुद्र का लेवल है उसमें डिफरेंस आया है, वो बढ़ा है या वो कम हुआ है। क्या स्टैक्स के द्वारा लगा सकते हैं, एस्चुरीज के द्वारा, वेव कट टेरेस के द्वारा, या बीचेस के द्वारा। देखिए वेव कट टेरेस क्या होता है कि मान लो ये तट है, ये अगर तट है और यहाँ पर समुद्र सी लेवल से कोई चट्टानें टकराई और यहाँ पर एक गड्ढा बन गया। अब अगर सी लेवल कम हो जाता है और अगली बार यहाँ टकराने से एक गड्ढा बनता है, फिर यहाँ का और कम हो जाना यहाँ बनता है, तो इस प्रकार से समुद्र के किनारे पर आपको वेव कट टेरेस, वेव से कट के एक टेरेस बनता हुआ दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं वेव कट टेरेस। और अगर कहीं पर इस तरीके की संरचना देखने को मिलती है तो वहाँ पर पक्का समुद्र तल के स्तर में जो परिवर्तन हुआ है उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सी जो है इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन पेपर का कुछ इस प्रकार से है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट फॉर कोरल पोलिप्स। इनमें से कौन सा कथन कोरल पोलिप्स के लिए सही है, या कौन से कथन सही हैं वो आपको बताना है। वे अपनी छोटी कोशिकाओं से कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित करते हैं, यानी कि दे सीक्रेट्स कैल्शियम कार्बोनेट विद देयर टिनी सेल्स। बिल्कुल सही बात है, कोरल पोलिप्स के अंदर जो है वो चूना जो है वो स्रावित करते हैं। दूसरा है अनुकूल परिस्थितियों में वे जल स्तर के ठीक नीचे अत्यधिक प्रचुर मात्रा में उगते हैं। अगर उनके अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो वो प्रचुर मात्रा में पैदा होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, बी भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक पोलिप मूंगे के एक छोटे कप में रहता है और मूंगा चट्टानें बनाने में मदद करता है। ये जो पोलिप है ये एक मूंगे में रहता है, सही बात है, और ये जो है चूना पत्थर को छोड़ता है और मूंगे की चट्टान बनाने में मदद करता है। तो तीनों बात सही है, यानी कि डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, डी सभी सही हैं। तो ये था दोस्तों आपका चंडीगढ़ पीजीटी ज्योग्राफी का एग्ज़ाम। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम जो है, अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके डिफ़िकल्टी लेवल और इसकी कट ऑफ के ऊपर। तो एग्ज़ाम जो है काफ़ी ठीक था। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैक्सिमम बच्चों के गलत होने के चांसेस बन सकते हैं।
कुछ इसमें मान लेते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन बच्चे भरने में या फिर थोड़ा सा सोच विचार करने में गलत कर सकते हैं, और दोनों को मिला लें तो 15 से 16 क्वेश्चन बनते हैं। और इस हिसाब से 16 क्वेश्चन 1/4 नेगेटिव मार्किंग, तो टोटल 4 और कम हो जाएंगे। तो 80 मार्क्स के आसपास इस पेपर में आप ले सकते हैं। अगर किसी के 75 और उससे अबोव अगर क्वेश्चन बन रहे हैं, सवाल जो है उसके ठीक हैं, या हम कहीं 75 नंबर जो है किसी के बन रहे हैं, तो उसका एग्ज़ाम हम अच्छा कह सकते हैं कि हुआ है। और अगर 80 से ऊपर मार्क्स किसी के बन रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि उसका सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से बन रहे हैं। चूँकि एग्ज़ाम देखो ऐसा ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम मुश्किल हो, आसान हो, कट ऑफ एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करती है। कट ऑफ काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। कट ऑफ जो है आपकी यहाँ पर वैकेंसी केवल 3 है, जिनमें से 2 जनरल है और 1 आपकी ओबीसी है। तो इस हिसाब से एक भी अगर कैंडिडेट के मार्क्स जो हैं, 2 भी कैंडिडेट्स के 3 भी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं, 100 में से अगर 90 आ जाए तो आप क्या कट ऑफ डिसाइड कर पाओगे। लेकिन अगर पेपर के लेवल को देखते हुए हम कहें तो 80 मार्क्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और 80 प्लस में 25 मार्क्स मैं मानता हूँ कि पेपर 1 में 25 से 30 के बीच में अगर किसी के आते हैं तो वो काफ़ी अच्छे हैं। पेपर 2 में 75 से 80 के बीच में किसी के आते हैं तो वो काफ़ी अच्छे हैं। तो इस प्रकार अगर ओवरऑल हम सब कुछ करके देखें तो 105 से 110 के बीच में आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो जिसके मार्क्स जो हैं 100 या उस प्लस या फिर 100 के आसपास बन रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, और जिसके उससे कम बनते हैं तो वो निराश ना हो, क्योंकि रिजल्ट आना अभी बाकी है। ये मेरा एनालिसिस है। बाकी क्या होता है, फर्स्ट पेपर कितने बच्चों का सही हो पाता है, कितने बच्चों का गलत हो पाता है, वो सब चीज़ें भी मायने करती हैं, और फाइनल रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो मेरी तरफ से आप सभी का शुभकामनाएं, जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, जिसके भी दोनों पेपर क्लियर हो रहे हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।